दोस्तों, आज विषय मैं हूँ अफ़लातून। ये एक कवर चित्र है दोस्तों। अनोखा चोर में कहानी पढ़ी दोस्तों आपने। अब आगे पढ़ो। और एक रात वही नकाबपोश अनोखा चोर सोमदत्त के नए निवास से निकला और चोरी करने चल पड़ा। आधे घंटे लगातार चलने के रहने के पश्चात वह एक सड़क पर एक गली में घुस गया। आज की रात भयानक है, लेकिन मुझे हर हाल में अपना काम निपटाना ही होगा, वरना शांति नहीं मिलेगी। और आगे प्रस्तुत है चित्रकथा। और कुछ ही देर बाद यही है जोरी राधे श्याम का मकान, लेकिन भीतर रोशनी आ हो रही है। इसका मतलब कोई सदस्य घर में जाग है। चिंता नहीं, इस गंदे पाइप के सहारे मैं मकान की छत पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस बार अनोखे चोर की किस्मत का सितारा गर्दिश में था। सावधान, कोई पाइप के सहारे छत की ओर आ रहा है। जरूर वही अनोखा चोर होगा। और छत पर मौजूद राजा के सैनिक थे। इसी तरह धनवान के गुप्तचर पहरा दिया करता मौजूद था। सुनो, वह व्यक्ति जो भी हो, बचकर नहीं जाना चाहिए। चारों ओर छुप जाओ। जैसे ही वह छत पर पहुंचने तक का इंतजार करना ठीक है। और कुछ देर बाद जैसे ही शाह चोर छत पर पहुंचा, सैनिक को पकड़ लो उसे। ओह, ओह, कमबख्तों ने मुझे पकड़ लिया। यह योजना बनाई है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से इनके हाथ आने वाला नहीं। अगले ही पल वह भागने की फिराक में है। जख्मी कर दो उसे। लेकिन जैसे ही सैनिक उस पर तीर वाले बरसात की, ओह, वह नीचे कूद गया, यानी आत्महत्या कर ली। जरूर वह इतनी ऊंचाई से गिरकर अब तक दम तोड़ चुका होगा, लेकिन श्रीमान, वह जिंदा है और जान बचाकर भाग रहा है। क्या अविश्वास नहीं है, किंतु सच। पता नहीं कमबख्त इतनी ऊंचाई से कूदकर कैसे बच गया। खैर, अन्य पहरेदारों को सतर्क करने के लिए बिगल बजाओ और नीचे उतर कर उसका पीछा करो जी। वो तुतुर तुतुर तुर तुर। चारों ओर पहरा देते सैनिकों उन गुप्तचर संकेत सतर्क हो गए। पकड़ो पकड़ो, शायद अ, उस तरफ। जल्दी ही चलो, जल्दी। और सिर दी वह रहा। पकड़ो पकड़ो। उफ, आज तो बुरी तरह फंसा। चोरी भी नहीं कर पाया और जान भी मुसीबत में फंस गई। अब बचाव का एक ही मार्ग है इस गली में घुस जाऊं, और यह गली भूल भुलैया वाली हुई तो बच जाऊंगा। अरे, वह भूल भुलैया वाली गली में घुस गया। जल्दी ही पकड़ो, वरना वह हाथ से निकल जाएगा। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। और जिस गली में चोर घुसा था, वास्तव में भूल भुलैया वाली गली थी। यानी एक गली से सैकड़ों गली का रास्ता जाता था। वह बच गया। अब मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। और वैश्या चोर भूल भुलैया वाली गलियों से निकलकर सड़क पर पहुंचा। दूर दूर तक सन्नाटा वीराना छाई हुई है। भलाई सी मैं चुपचाप घर चलूं। यही यह मेरा सौभाग्य है कि घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन तभी वह दौड़ता हुआ अपने बाग वाले मकान के पिछवाड़े में पहुंचा। एक एक कौन है तू? जहाँ है वहीं रुक जा, वरना जान से हाथ धो बटेगा। ओह, मुसीबत यहाँ भी मौजूद है। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई मौका नहीं। मुझे जल्दी ही दीवार फांद कर भीतर छुप जाना चाहिए। और स्यापोश नकाव की दीवार उछाल भरी। अरे, और सिद्ध ही बाग में पहुंचा। वह भीतर गया है। जल्दी ही मुख्य द्वार पर चलो और चारों तरफ फैल जाओ। उस चोर को खोज करो, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। और उधर सैनिक के साथ कई लोग भी चोर की खोज करते करते वहां आए। अरे, यह तो सोमदत्त का नया आवास है। यहाँ अपने छोटे भाई मेघदत्त के साथ रहता है। वह तो चोर मेघदत्त ही होगा, यहाँ आया होगा।
चलो भीतर चलकर मालूम करते हैं। चलो भाई आज उसे पकड़ कर ही दम लेंगे। हाँ, चलो आज इस खेल का अंत होकर रहेगा। और जब वे बाग में पहुँचे, अरे! यहाँ तो पहले से ही सैनिक मौजूद है, ठहरो, मैं उनसे बात करता हूँ। पहले वाले सैनिक ने पूछने पर उन्होंने बताया, हमने बाग के पिछवाड़े में एक शाहपोश को देखा। वह हम हमने उसे ललकारा तो वह दीवार से भीतर घुस गया। उसी की खोज कर रहे हैं। हमें हमें संदेह है कि वही खूंखार चोर है जिसने पूरे नगर में हंगामा मचा रखा है। ओह! अब तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि वह मेघदत्त है। मुझे भी ऐसा ही विश्वास हो रहा है। ठहरो, अभी सोमदत्त से बात करता हूँ। खटखट, खटखट। श्रीमान सोमदत्त, दरवाज़ा खोलिए। शेर जी, कौन है? हम राजा के सैनिक हैं। ओह! ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे! आपने के साथ यह लोग भीड़ कैसी? ये लोग भी चोर की तलाश करते हुए आए हैं, जिसकी हमें तलाश है। क्या मतलब? मतलब भी मालूम हो जाएगा। पहले आप यह बताइए, आपके छोटे भाई मेघदत्त इस समय कहाँ है? वह अपने कमरे में सो रहा होगा। तब भीतर चलिए, उस हम उससे मिलना चाहते हैं। ज़रूर, लेकिन बात क्या है? तभी सैनिक के अधिकारी सोमदत्त के सारी बात बताई कर बोला, हम और हमें पूरा विश्वास है कि जहाँ आने वाला वह चोर कोई और नहीं, आपका छोटा भाई सोमदत्त है। नहीं, यह नहीं हो सकता। आपकी बात को हरगिज़ विश्वास नहीं कर सकता। बस बस सेठ जी, बहुत हो गया आपका आपका तुम्हारा नाटक। आज तक तुम्हारे ही कारण तुम्हारे भाई हमारे हाथों से बचता रहा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने हमारे मार्ग में रुकावट पड़ने की कोशिश की और मेघदत्त की सैनिकों को हवाले नहीं किया, तो हम मेघदत्त के साथ साथ तुम्हारी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, 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 तुम्हारी भली इच्छा है, मेघदत्त को हमारे हवाले कर दो। नहीं, नहीं, यह हरगिज़ नहीं, मैं अपने जीते जी मेघदत्त का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। लेकिन क्योंकि वह निर्दोष है, यह ऐसे नहीं मानेगा। मारो इसे भी। लेकिन मारो, मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो, सांप के इस भाई के भी। ठहरो, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग कानून अपने हाथ में न लें, वरना मुझे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप मजबूरन आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो तो जनाब, आप इसे कहिए कि मेघदत्त को हमारे आपके हवाले कर दे, ताकि महाराज उचित सज़ा दे सकें। श्रीमान सोमदत्त यह ठीक कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप अपने चोर भाई को हमारे हवाले कर दें, वरना आपकी भी हिरासत में लेने के लिए मजबूर हो जाएँगे। आप जो भी चाहें करें, चाहे मेरे टुकड़े कर दें, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने भाई को आपके हवाले नहीं करूँगा। आखिर उसे के गुनाह का प्रमाण है आप लोगों के पास। प्रणाम, प्रणाम, हम हैं सेठ जी। हमने स्वयं अपनी आँखों से चारदीवारी फाँद कर भीतर घुसते देखा है। दूसरी बात, उसके चेहरे पर नकाब पड़ी हुई थी और जिसके कारण हम उसकी शक्ल नहीं देख सके। वाह! यह कैसा न्याय है कि किसी व्यक्ति की शक्ल देखे बिना ही मेरा भाई समझकर उसे चोर कहा जाए। फिर कोई शायद फाँद कर मेरे भीतर घुस गया, तो इसका मतलब यह हुआ ये नहीं कि वह मेरा भाई मेघदत्त ही हो। सेठ जी, कृपया भीतर जाकर तलाशी लेने लेने दीजिए। हो सकता है आपके विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण मिल जाए। नहीं, नहीं, जब तक आप इस मामले में महाराज के लिखित आदेश नहीं लेकर आएँगे, आप एवं सैनिक भीतर आने की अनुमति नहीं दूँगा। कहते साथ सोमदत्त ने दरवाजे के बाहर वाली दीवार से तलवार खींच ली। जब तक आप लोग अ, अब आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएँ, वरना मैं कुछ भी करने पर मजबूर हो जाऊँगा। सोमदत्त की ललकार सुनकर मारो, यह जानबूझकर अपने भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, 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 मारो साले को, अब जो होगा देखा जाएगा। तभी ठहरो, रुक जाओ। सुनो भइयों, आप लोगों को मेरे बड़े भैया को मारने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं स्वयं को आत्मसमर्पित करने हूँ तैयार। छोटे हुर्रे! छोटे, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कहने जा रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ बड़े भैया, यानी
मैं यानी एक चोर अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए आपने आपको कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। शायद इसी में हमारे कुल की भलाई और इज़्ज़त है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक चोर का पक्ष लेकर आप गुनाह और पाप को अपने सिर न बढ़ाएँ। लीजिए दरोगा जी, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। छोटे तुम होश में नहीं हो, जानते नहीं तुम एक चोर को हमारे देश में क्या सज़ा दी जाती है। जानता हूँ बड़े भैया, एक चोर को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता है और उसके मांस चील को खिला दिया जाता है। और सब कुछ जानते-बूझते भी तुम चोरी का अपराध स्वीकार कर रहे हो। न, न, एक दिन तो ऐसा होना ही था बड़े भैया। आखिर कब तक अपनी जान पर खेल कर लोगों की जुबान बंद करते मुझे बचाते रहेंगे? चलिए दरोगा जी, अब मुझे यहाँ से ले चलिए और कुछ क्षण ठहरो। सैनिकों, तुम घर में जाकर तलाशी लो, विशेष रूप से पोशाक तलाश करना जिसे पहनकर चोरी करता था। जी श्रीमान। और तलाशी होने के बाद मिल गई श्रीमान, यह रही वह काली पोशाक। और श्रीमान, यह थैला भी मिला जिसमें ताला तोड़ने के औजार के अलावा रस्सी और बेहोशी की दवा भी है, खूब बहुत खूब। ये सारा प्रमाण इसे चोर सिद्ध करने के लिए काफी होंगे। अब यहाँ से चलो। दोस्तों, अब आप लोग निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। कल सुबह इसे महाराज के सामने पेश करके आप लोगों के दरबार में आकर महाराज का फैसला सुन सकते हो। लोग के घर जाने लोग अपने अपने घर चले गए और दरोगा मेघदत्त को ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया। अगले दिन सुबह नगर में चोर मेघदत्त के पकड़े जाने की खबर चारों ओर फैल गई। लगी मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए राजमहल दौड़े। आह, कुख्यात चोर पकड़ा गया। जब अब हम आराम की नींद सो सकेंगे। अब उसकी मौत के साथ ही नगर में व्यक्त आतंक भी समाप्त हो जाएगा। और जब मेघदत्त को पकड़े जाने की खबर उनके भाइयों वीरदत्त और श्रीदत्त के कानों में पड़ी, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। मेघदत्त पकड़ा लिया गया। अच्छा हुआ श्रीदत्त हमने समय रहते उसका साथ छोड़ दिया, वरना बड़े भैया की तरह हम भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। ठीक कहते हो वीर भैया। लेकिन क्या तुम उसके मुकदमे की कार्रवाई देखने सुनने दरबार नहीं चलोगे? मुझे तो लगता है आज उस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके चोरी करने का जुर्म स्वयं स्वीकार कर लिया। और मुझे विश्वास है महाराज मौत की सजा के देंगे। इसके लिए बेकार में दरबार में जाकर समय नष्ट करने का कोई फायदा नहीं। दूसरे वहां जाने से लोग यही समझेंगे हम मेघदत्त की हिमायत करने आए हैं। हाँ, यह तो है। हो सकता है शायद यही सोचकर बड़े भैया भी दरबार में न जाएं और दोनों अपने काम धंधे पर चले गए। उधर दरबार में मुजरिम मेघदत्त, तुम पर लगाए गए चोरी के तमाम इल्जाम साबित हो चुके हैं। हम स्वयं उन जुर्मों का स्वीकार कर रहे चुके हो। इसलिए यदि अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकते हो। मुझे कुछ नहीं कहना महाराज, आप मेरे लिए सजा घोषित करें। लेकिन तुम्हारे लिए सजा घोषित करने से पहले एक बार तुम्हारे उस धन के विषय में जानना चाहते हैं। तुमने हमारी प्रजा से के घरों व दुकानों से चोरी किया। इस संबंध में आपसे पहले ही कह चुका हूँ महाराज, मैं एक चोर अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन चोरी का धन के बारे में नहीं बता सकता। वह चोरों की वसूल होता है, अतः मेरा भी यही वसूल है। सैनिक ले जाओ इसे पाजी को और बंदी गृह में डाल दो। आज से ठीक 7 दिन बाद इसे नगर के चौराहे पर फांसी लटका देंगे। हे ईश्वर, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। कभी होगा, मैं सोचा भी नहीं सकता था। और मेघदत्त को एक बार कारागार में डाल दिया गया। बस अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारे पास एक ही उपाय है। तुम सुबह शाम ईश्वर का स्मरण करो। ठीक कहते हो भाई। और रात सोमदत्त को बुरे बुरे सपने दिखाई देते रहे। मुझे बचा मुझे बचा लो भैया, बड़े भैया, केवल तुम्हें ही बचा सकते हो। खचाक, आह, मुझे बचा लो, आह।
और भयानक सपना देखकर सोमदत्त की चीख मारकर उठ बैठा। मेरे छोटे भाई, तुम इस इस तरह नहीं मर सकते, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगले ही पल वो फुट-फुट कर रो पड़ा। "बू मेरे छोटे भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी मदद कैसे करूँ, कैसे बचाऊँ बू?" उसकी बाकी रात करवटें बदलते ही बीत गई। और अगले सो अ, दिन सोमदत्त राजा की आज्ञा लेकर मेघदत्त से मिलने गया। "कैसे छोटे? ईश्वर की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ बड़े भैया। छोटे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जीवन में उम, उम, मैं तुझे मैं मुझे कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मरने मुझे मरने का कोई दुःख नहीं है बड़े भैया। हाँ, एक उत्सुकता अवश्य है कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उत्सुकता, कैसी उत्सुकता? मेरी वह उत्सुकता केवल आप ही शांत कर सकते हैं बड़े भैया। बोलिए न, आप वह उत्सुकता शांत करने क्या मेरे प्रश्नों का सही-सही उत्तर देंगे? हाँ, हाँ, पूछो। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तो मुझे बताइए, भगवान का दिया दिया सब कुछ होते हुए भी चोरी जैसे अपराध क्यों करते हैं? छोटे, यह तुम यह तुम मुझसे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है बड़े भैया। मैं सब जानता हूँ, अनोखा चोर आप ही हैं। केवल स्वयं अपनी आँखों से कई बार आपके चोरी करते जाते देखता रहा और वो वापस आते लौटते देखता। लेकिन मैं चाहकर भी इस संबंध में आपसे कुछ पूछने की साहस न कर सका। कृपा मेरी शांत कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए बड़े भैया, और मुझे बताइए, आपको चोरी करने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो आप मुझे इसके साथ आप मुझे भी क्यों बचाते रहे? साथ-साथ ही आप मुझे क्यों बचाते रहे? यदि आप मेरे प्रश्नों का सही-सही उत्तर नहीं दिया, तो मैं सच कहता हूँ बड़े भैया, मरने के बाद भी मेरी आत्मा की जिज्ञासा भटकती रहेगी। ओह! छोटे, यह जानते हुए भी असल चोर मैं हूँ, फिर भी तुमने बचाने की कोशिश की। मेरा अपराध अपने सिर लेकर फांसी पर झूलने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सच-सच बता दूँगा। और सुनो, आज तक चोरी का धन के अलावा अपने शौक के लिए करता था रहा हूँ। किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित करके कर कर रहा था। वह अदृश्य कौन है? मुझे चोरी करने के लिए उकसाकर अपना कौन-सा उद्देश्य पूरा करना चाहती है, यह मुझे कुछ नहीं जानता। बस जानता हूँ तो सिर्फ इतना कि लगभग आधी रात के समय गहरी नींद में सोया रहता हूँ। उठो सोमदत्त उठो, आज सेठ राधा स्वामी के घर यहाँ चोरी करने पर जाना है, और मैं ना चाहते हुए भी श्याल लद्दाख पहनकर मेरी चोरी करने के लिए निकल जाता हूँ। ओह! सेठ रा राधा स्वामी, मेरी बात का विश्वास करो छोटे, वह अदृश्य शक्ति मुझे धनवान के गुप्त धन के बारे में बताती रही और चोरी करने में मेरी मदद करती रही। मैं तिजोरी का ताले पर हाथ लगाता हूँ, अपने आप खुल जाती है। ओह! तो तब तो वह अदृश्य शक्ति आपके लिए हमेशा परेशानी का कारण कारण रहेगी। मेरी मृत्यु के पश्चात भी आपको चोरी करने के लिए उकसाती रहेगी। तब राजा को यह समझते देर नहीं लगेगी कि वह अनोखा चोर मैं नहीं आप बल्कि आप हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एक न एक दिन तो ऐसा अवश्य होगा। बड़े भैया, क्या आपने इस अदृश्य शक्ति से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय सोचा है? हाँ, हाँ, और आज मैं उसी उपाय पर अमल करने आया हूँ। मैं राजा को सब कुछ सच बता दूँगा और तुम्हारी जगह मैं फांसी के फंदे पे झूलूँगा। अदृश्य शक्ति से छुटकारा पाने के मेरे सामने यही एकमात्र उपाय है। नहीं, नहीं बड़े भैया, ऐसा हरगिज़ नहीं मत करना। रुक जाइए बड़े भैया, मेरी बात सुनिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूँगा, लेकिन सोमदत्त वहाँ नहीं रुका, और उसके उसने उसी समय दरबार में जाकर राजा को सारी बात बताकर समस्त चोरियाँ का अपराध कबूल कर लिया, और सब कुछ सब कुछ जान बू सु सुनकर हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सोमदत्त, कि एक एक तुम अपने आप को चोर बता रहे हो, दूसरी तरफ तुम्हारा
तुम्हारा भाई चोरी का अपराध कबूल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने छोटे भाई को जान बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुना रही हो? नहीं महाराज, मैंने आपको जो कहा बिल्कुल सच कहा है। आपने अपने छोटे भाई की जान नहीं बचा रहा, बल्कि पगला वह पगला तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम अपनी बात का प्रमाणित कर सकते हो? चोर वास्तव में तुम हो? हाँ महाराज, मेघदत्त हाँ महाराज, मेघदत्त ने चोरी किए हुए धन के विषय में आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने चोरी की ही नहीं। लेकिन आपको उस धन के बारे में मैं बता सकता हूँ। वह सारा धन पुराने खंडर के किले की खंडरों में है, छिपा रखा है। चाहे तो मेरी इस बात सैनिक भेजकर सारा धन मंगा सकते हैं, ठीक है, इसमें से सच्चाई अवश्य सामने आएगी। और राजा ने वह उसी समय सैनिकों को एक दल को पुराने किले की ओर रवाना किया। जब तक सैनिक चोरी किया हुआ धन लेकर वापस नहीं आते, तब तक के लिए हम दरबार भंग करते हैं और सोमदत्त को हिरासत अम, में लेने का हुक्म देते हैं। इसी प्रकार दरबार इस सभी दरबार से बाहर निकल गए और सोमदत्त सैनिकों के हिरासत में ले लिया। चलो। और कुछ देर बाद महाराज, यह सारा धन हमें पुराने खंडर हीरो खंडरों से प्राप्त हुआ है। महाराज, अब तो आपको विश्वास हो गया कि वास्तविक चोर मैं हूँ। अतः कृपा करके मेरे भाई को आजाद कर दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। तुम्हारा भाई को आजाद कर दिया जाएगा सोमदत्त, लेकिन समझ में नहीं समझ में यह नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए सजा क्या सजा तय करे। सैनिकों, तुम्हारी क्योंकि तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम यह चोरियां जानबूझकर नहीं की, निजी लाभ स्वार्थ के लिए नहीं की, इसलिए अपराधी होते हुए भी निरपराध हो। खैर, हम तुम्हारे मुकदमे का फैसला कल करेंगे। लेकिन सैनिक सोमदत्त को ले जाकर बंदी गृह में डाल दो, इसके भाई मेघदत्त को बाधित द्वारा रिहा कर दो। कल सुबह इसके बारे में इसे हमारे सामने पेश करना। जो आज्ञा महाराज। और मेघदत्त को आजाद कर दिया गया और सोमदत्त को कोठरी में डाल दिया गया। ओ, यह तुमने क्या किया भैया? व्यर्थ में ही अपने प्राण संकट में डाल लिए। दुखी मत हो छोटे, और मुझे भी शांति है कि अपराधियों की सजा भुगतने दो। जाओ, घर जाओ। और सोमदत्त न चाहते हुए भी घर लौट गया। लेकिन उस रात सोमदत्त अपनी कोठरी में गहरी नींद सो रहा था, तो अचानक भयानक आकृति वहां प्रकट हुई। खुर 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 खुर। हम्म इतने मजे से सो रहा है मूर्ख, मौत की चिंता नहीं। उठो सोमदत्त, उठो, देखो मैं आया हूँ। नहीं टूटते ही, कौन हो तुम? मैं हूँ अफलातून। कौन अफलातून? वही शक्ति जो तुम्हें चोरी करने के लिए उकसाती थी क्या? मुर्दा जाग उठा। मुर्दा जाग उठा, अगली कॉमिक्स दोस्तों।